हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाले हैं बीपीओ के बारे में। जो बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें 50 क्वेश्चन, आज के पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने पाने हैं। इसमें 1532 क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें आज 50 क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बीपीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और जिसमें टॉपिक वाइज तीनों ही टॉपिक दिए हुए हैं इसमें बीपीओ के बारे में। दोस्तों, आज बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में कि निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था। तो दोस्तों, जो भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू किया था वो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा रखी गई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव द्वारा जिससे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों, ये प्रस्तुत किया गया था यानी स्थानीय स्वशासन का जो जनक था उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1882 ईस्वी में इस स्वशासन का मैग्ना कार्टा। तो वो लॉर्ड रिपन के द्वारा लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। यही दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को 1882 ईस्वी में जिसने स्थानीय स्वशासन लागू किया था भारत में। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को स्थानांतरित विषय सूची में जोड़ा गया था। दोस्तों, जो स्थानीय स्वशासन को स्थानांतरित यानी प्रांतों में बांटा गया था स्थानीय स्वशासन की जो शक्तियों को, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को स्थानांतरित विषय में बांटा गया था। 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन की 1935 के तहत इसको व्यापक बनाया गया था। यानी जो पहले बांटा गया था वो प्रांतों में बांटा गया, फिर 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें केंद्रीय स्तर पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। कैसा प्रयोग है। तो यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। कैसा प्रयोग है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या जो की जा सकती है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसके सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो पंचायत को। तो दोस्तों, पंचायत को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। जनता की स्थानीय जनता होती है जो ग्राम पंचायत के जो मतदाता सूची में या ग्राम पंचायत में जितने भी मतदाता होते हैं उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो प्रतिनिधित्व किसका करती है। तो दोस्तों, ये सभी का प्रयोग करती है यानी शक्तियों के विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, लोगों को भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती है एवं सामुदायिक विकास का भी प्रतिनिधित्व करती है यानी सभी का प्रतिनिधित्व करती है भारत में पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन ये है कि यह किसने विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा यानी प्रत्येक गांव जो है वो पंचायत का गणराज्य होगा। तो ये गांधी जी की विचारधारा थी। किसकी विचारधारा थी। गांधी जी की विचारधारा थी। गांधी जी ने यह विचार प्रस्तुत किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि यह निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना। तो दोस्तों, लोकतंत्र की जो प्रथम पाठशाला माना गया वो स्थानीय स्वशासन को माना गया। किसने माना था स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला। ये कथन किसका। तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका। नेहरू जी का कथन है। जो लोकतंत्र की जो प्रथम पाठशाला वो स्थानीय स्वशासन को माना है, किसकी कथन है। तो नेहरू जी का कथन है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना जो की गई थी वो 1907 ईस्वी में की गई थी। 1907 ईस्वी में शहरी विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी यानी आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है
किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। यानी किस ब्रिटिश अधिकारी ने ये घोषणा की थी कि अंग्रेजी सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना। तो ये मोंटेग्नू जो 1919 मोंटेग्नू एक्ट था 1919 में बात की गई थी भारत में स्थायी स्वशासन की यानी उत्तरदायित्व शासन की स्थापना। वर्ष 1917 में मोंटेग्नू द्वारा घोषणा की गई थी ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में स्थायी यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किस ग्रंथों में मिलता है। तो स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन मिलता है भारतीय जो मतलब ग्रंथ है उनमें किस में मिलता है। तो भारतीय ग्रंथों में से इसमें सभी में मिलता है। यानी रामायण में भी स्थानीय स्वशासन के बारे में मिलता है, महाभारत में भी मिलता है और अर्थशास्त्र में भी मिलता है। स्थानीय स्वशासन का वर्णन महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र आदि के ग्रंथों में भी स्थानीय स्वशासन की प्रणाली का वर्णन मिलता है। भारत के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें स्थानीय स्वशासन के बारे में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों किस अभिलेख द्वारा जो चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी किसके द्वारा मिलती है। तो उत्तरमेरु अभिलेख के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तरमेरु अभिलेख के द्वारा जो मिलती है जानकारी मिलती है चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की। चोल सम्राट परांतक ने सन 12वें और 22वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तरमेरु अभिलेख में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन का चित्र उपलब्ध होता है। अगला कि चोल अभिलेखों में कितने प्रकार के ग्राम सभाओं को उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों चोल काल में कितने ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये दोस्तों मिलता है हमें 3 प्रकार की। कितनी? 3 प्रकार की। एक बोलते थे जिसको उर बोला जाता था, उर, और दूसरे को सभा बोला जाता था, और तीसरी थी नगरम। किसे? नगरम। तो दोस्तों उर जो बोला था साधारण लोगों की सभा होती थी। कैसी सभा होती थी? उर को जो बोला जाता था साधारण लोगों की सभा होती थी। अगला कि सभा या महासभा किसे बोला जाता था। तो ब्राह्मणों का या वयस्क पुरुषों की सभा होती थी। जो सभा होती थी वयस्क पुरुषों या ब्राह्मणों की सभा होती थी। और नगरम में क्या होता था? व्यापारी समुदाय की जो महत्वपूर्ण जो व्यापारी जो थे उन्हें बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी। तो दोस्तों चोल काल में जो संस्था थी नगरम वो व्यापारियों का एक संगठन होता था। कैसा संगठन होता था? ये नगरम संगठन कहलाता था, व्यापारियों का संगठन कहलाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है कि चोलकालीन ग्रामीण संस्था उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था। दोस्तों जो चोलकालीन जो 3 समितियां थी जिनमें उर, सभा और नगरम थी उनमें से पहली सभा थी उर। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता था? उसकी कार्य समिति को क्या कहा जाता था? तो उसको अलगुणम या गणम कहा जाता था। उसको अलगणम या गणम कहा जाता था। जो चोलकालीन जो उर कार्य समिति थी। अगला क्वेश्चन है कि चोलकालीन ग्रामीण संस्था या सभा या महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों चोलकालीन जो ग्रामीण संस्था थी दूसरी नंबर की सभा थी तो उसको क्या कहा जाता था। तो उसको बरियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बरियम कहा जाता था। चोलकालीन ग्रामीण संस्था या सभा महासभा की कार्य समिति को बरियम कहा जाता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बरियम के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्येक गांव को कितने भागों में बांटा जाता था। दोस्तों जो बरियम थी उसको कितने भागों उसके चुनाव के सदस्यों के चुनाव के लिए कितने भागों में बांटा था यानी वार्डों में बांटा जाता था। तो दोस्तों 30 वार्डों में बांटा जाता था। बरियम के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्येक गाँव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधित्व चुना जाता था। कुल सदस्य विभिन्न कार्य समिति द्वारा चुने जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वशासन की स्थापना की मान्यता मिलती है। यानी कौन सा अधिनियम है जिसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन को 1793 में यानी जो 1793 का एक्ट था चार्टर एक्ट 1793 में पहली बार स्थानीय स्वशासन की स्थापना की मान्यता मिलती है। किंतु वास्तविक रूप से स्थानीय स्वशासन की गंभीरता 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक नगर पालिकाओं और
पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में आरंभ हुआ था? दोस्तों आधुनिक नगर पालिका और पंचायती राज संस्थाओं का विकास जो स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश काल में स्टार्ट हुआ था। किस में स्टार्ट हुआ था? ब्रिटिश। आधुनिक नगर पालिका और ग्राम पंचायती संस्थाओं का विकास ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1687 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास में पहला कदम उठाया गया था। दोस्तों भारत का पहला जो नगर पालिका थी वो 1687 ईस्वी में मद्रास में स्थापित की गई थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1687 ईस्वी में जो पहली मद्रास में पहली जो नगर पालिका थी तो वो मद्रास में स्थापित की गई थी। किसमें? मद्रास में। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या कहलाती थी? दोस्तों विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई को नाडु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाडु कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी संस्था को इकाई या संस्था को नाडु कहा जाता था। इसके सदस्यों को नत्तावार कहा जाता था। ये संस्थाएं शासकीय नियंत्रण से बाहर होती थी, यानी जो राजा था शासकीय नियंत्रण था उससे बाहर होती थी नाडु जो सभाएं होती थी। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? तो दोस्तों नगर जो मौर्य काल था उस काल में जो नगर का प्रशासक होता था तो उसको नागरक कहा जाता था। मौर्य काल में नगरों के प्रशासन का नगर पालिकाएं चलाती थी। नगर सभा का प्रमुख नागरक कहा जाता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बम्बई में जो नगर निगम की स्थापना हुई थी वो 1726 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बम्बई में? 1726 ईस्वी में हुई थी। बम्बई में नगर निगम की स्थापना 1726 ईस्वी में हुई थी। लेकिन जो पहली नगर निगम की स्थापना 1687 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। कब हुई थी? मद्रास में। और 1726 में बम्बई में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1687 ईस्वी में मद्रास में पहली स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकार का संबंध होता है। दोस्तों स्थानीय सरकार का संबंध किससे होता है? तो दोस्तों स्थानीय सरकार का संबंध स्थायी जनता से होता है, स्थानीय विषय से होता है, जिस क्षेत्र की जो पंचायत होती है उससे होता है, यानी समस्याओं से होता है, इन सभी से होता है। किसी राज्य में किसी विशेष स्थान का शासन वही के नागरिकों प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था? यानी जो संस्थाएं थी, स्थानीय संस्थाएं थी जैसे सभा और ये नगरम, तो इन संस्थाओं का जो महत्व था वो किस काल में समाप्त हो गया था, यानी कम हो गया था? तो ये हुआ था राजपूत काल में। किस में हुआ था? राजपूत काल में हुआ था। इन सभी संस्थाओं का महत्व कम हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में ग्राम्य प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। यानी जो मुगल काल था उस समय गांव के प्रशासन के 3 अधिकारी उत्तरदायी होते थे। इनमें से कौन सा अधिकारी उन तीनों में से एक नहीं था? तो दोस्तों जो गांव के प्रशासन के लिए मुगल काल में जिम्मेदार अधिकारी होते थे उनमें पहला होता था मुकद्दम, दूसरा चौधरी होता था और तीसरा होता था पटवारी। कोतवाल नहीं होता था दोस्तों। कोतवाल होता था गाँव से, जो कोतवाल होता था नगरों की, कोतवाल इसमें शामिल थे क्योंकि कोतवाल की नियुक्ति नगरों के लिए होती थी। जो मुगल काल में कोतवाल होता था वो नगरों के लिए होता था, तो इसमें कोतवाल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से प्रांतों में पंचायत की स्थापना के लिए कानून बने थे? तो दोस्तों 1920 ईस्वी में जो कानून बने थे तो वो कौन से प्रांत में बने थे? तो ये बने थे सभी में बने थे, यानी संयुक्त प्रांत, यानी उत्तर प्रदेश का जो एरिया था उसमें भी पंचायतों के लिए स्थापना की बात की गई थी, बंगाल में भी और असम में भी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली अपनाई गई थी। 1919 ईस्वी में, जिसमें स्थानीय विषयों को हस्तांतरित विषय के में रखा गया था। 1920 में संयुक्त प्रांत असम, बिहार, मद्रास, पंजाब पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में गांव की प्रशासनिक अधिकारी होता था। तो वैदिक काल में गांव का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? तो ग्रामणी होता था। वैदिक काल में गांव के प्रशासन का अधिकारी ग्रामणी होता था। क्या होता था? ग्रामणी होता था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी होता था। तो दोस्तों मौर्य काल में ग्राम जो अधिकारी होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। मौर्य काल में कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से पता चलता है कि राज्य ग्रामीण जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता था।
यानी जो राज्य होता था वो ग्रामीण जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। शासन के सुधार के प्रांतों को विभागों में बांटा जाता था, जैसे जनपद, फिर द्रोणमुख, खलवाटिका और ग्राम। इसके अधिकारी को, गांव के अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों जो बंगाल में गांव की पंचायती प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी वो 1870 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1870 में। बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत 1870 में बंगाल के चौकीदार अधिनियम में से हुई थी। इस चौकीदारी ने जिला मजिस्ट्रेट को गांव में मनोनीत सदस्यों की पंचायती स्थापित करने की शक्ति दी थी। अगला क्वेश्चन है कि मुगल गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? दोस्तों जिसमें गुप्त शासक थे उनका शासन था भारत में, उसमें ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसमें पंचमंडली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचमंडली कहा जाता था। गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचमंडली कहा जाता था। गांव का एक सर्वोच्च अधिकारी महत्तर यानी ग्रामिक होता था। उसकी सहायता के लिए ग्राम पंचायत होती थी, जो अपने क्षेत्र अधिकार के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थी। अगला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? तो दोस्तों चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का कार्य जो नहीं था वो था भूमि का, जो ग्राम भूमि का उसका सर्वेक्षण करना। यानी जो सर्वेक्षण करने का कार्य था वो राज्य का था, और केवल उसका काम जो था ग्राम सभा का कार्य था वो तो भू कर से संग्रह करती थी, भू कर यानी कर को इकट्ठा करती थी, मंदिरों के रखरखाव उनकी उचित व्यवस्था करती थी, ये भी था। और मध्यस्थ जो नगर कर्मचारी थे ग्राम सभा के उसको सहायता प्रदान करते थे, लेकिन भूमि का सर्वेक्षण उसका कार्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है बरियम, जो चोल काल की एक संस्था थी। जो बरियम में बुजुर्ग और विद्वानों की संख्या कितनी होती थी? दोस्तों बरियम में जो बुजुर्ग व विद्वानों की संख्या 12 ली जाती थी। बरियम के 30 सदस्यों में से 12 बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों की वार्षिक निर्वाचित होते थे, वार्षिक मीटिंग के लिए निर्वाचित होते थे। 30 होते थे, लेकिन उसमें से 12 जो लिए जाते थे वो बुजुर्ग लोगों को लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर में मेला ग्राम में कितने गाँव आते थे? विजयनगर में मेला ग्राम में कितने गांव आते थे? तो दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें मेला गांव में 50 गांव आते थे। कितने? 50 गांव आते थे। विजयनगर साम्राज्य में मेला गांव में 50 ग्राम आते थे। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? तो विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई को क्या नाडू कहा जाता था? क्या बोला जाता था? उसको नाडू बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल था उसमें पटवारी का कार्य क्या होता था? दोस्तों मुगल काल जो था उसमें पटवारी का कार्य होता था। मुगल काल में पटवारी का कार्य क्या होता था? ग्राम प्रधान की सहायता करना एवं गांव के मुकदमों को सुनना, ये दोनों कार्य थे। मुगल शासन में गांव को एक स्वायत्त संस्था माना जाता था। इसके प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगल अधिकारियों को नहीं था। यानी गांव के प्रशासन का जो उत्तरदायित्व मुगल अधिकारियों को नहीं था, और गांव का मुख्य अधिकारी जो होता था वो ग्राम प्रधान होता था। उसकी सहायता के लिए एक पटवारी नियुक्त किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासन व्यवस्था में गाँव की पड़ती भूमि एवं चारागाह भूमि का अधिकार किसका होता था? दोस्तों मुगल काल में जो गांव की जो सरकारी ज़मीन होती थी, गांव की पड़ती भूमि सरकारी ज़मीन होती थी, और चारागाह की भूमि पर किसका अधिकार होता था? ये होता था राज्य का। यानी किसका अधिकार होता था? तो राज्य का अधिकार होता था गांव की जो फालतू ज़मीन होती थी उस पर। यानी मुगल शासन व्यवस्था में गाँव की पड़ती भूमि में चारागाह की ज़मीन का राज्य का अधिकार होता था। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड जो संभालता है वो सचिव संभालता है। कौन संभालता है? सचिव, यानी बीपीओ संभालता है। कौन? सचिव। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है यानी बीपीओ वो संभालता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक बुलाने जो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? तो इसका ग्राम सचिव यानी बीपीओ रखता है। ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होती है और ग्राम सभा की मीटिंग होती है, इसका रिकॉर्ड जो रखता है वो बीपीओ रखता है।
अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों 40वां क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत हैं। तो दोस्तों ग्राम पंचायत की आमदनी के जो प्रमुख स्रोत हैं वो है कि घरों व बाज़ारों पर लगने वाले करों की राशि, यानी जो बाज़ार लगते हैं उन पर जो टैक्स लगता है वो ग्राम पंचायत की आय का एक साधन है। और विभिन्न प्रकार के सरकारी विभागों द्वारा चलाई जा रही योजना की राशि और जनपद और जिला पंचायत से आती है। जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उनकी राशि सरकार की तरफ से भेजी जाती है ग्राम पंचायत के लिए। और समुदाय के काम के लिए मिलने वाला अनुदान, यानी समुदाय के लिए काम के लिए मिलने वाला अनुदान पंचायती राज जो पंचायत की आय का स्रोत है। एवं बाज़ारों जो बाज़ार लगते हैं गाँव में उनका जो टैक्स ले आता है उनका आय का प्रमुख स्रोत है ग्राम पंचायत का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, ग्राम सभा का सचिव भी होता है। तो ये भी सही है। ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है, प्रत्येक गांव वार्ड का अपना प्रतिनिधित्व होता है जो वार्ड का पंच के नाम से जाना था। ये भी सही है दोस्तों। सचिव का कार्य ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक का बुलाना, पंचायतों की चर्चा, निर्णय का रिकॉर्ड रखना, ये भी सही है दोस्तों। ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होती हैं उनका रिकॉर्ड जो रखता है वो सचिव रखता है, यानी बीपीओ रखता है। और प्रत्येक गांव को वार्डों में बांटा जाता है दोस्तों, वार्डों को बांटा है। अगर 1000 जनसंख्या है गांव में तो 9 वार्ड होंगे। कितने वार्ड होंगे? 9। 2000 वार्ड होते हैं तो 2000 मतदाता होते हैं तो उसमें 15 वार्ड रखे जाते हैं। कितने? 15 वार्ड। और 1000 वोट होते हैं तो 9 वार्डों को रखा जाता है। तो दोस्तों वार्डों को भी गाँव में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? तो जो एक ग्राम पंचायत होता है उसमें सभी जो वयस्क होते हैं उनको ग्राम सभा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको ग्राम सभा बोला जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत के सदस्यों को पंच भी कहा जाता है। ग्राम पंचायत जो होती है उसके सदस्यों को पंच भी कहा जाता है। ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं। जो ग्राम पंचायत होती है जिन्हें गांव के वार्डों द्वारा चुना जाता है, जिन्हें पंच कहा जाता है, वार्ड से चुना जाता है। यानी जो 1 से 17 तक पंच मतलब वार्ड चुने जाते हैं, जिनको जो वार्ड के मेंबर होते हैं वो उन्हें पंच बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विचार करना है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत और तीसरा आता है क्षेत्र पंचायत का। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन ना असत्य है, ये बिल्कुल सत्य। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों ये सही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायतों से जुड़ा कानून है, इसलिए कानून व्यवस्था, यह भी सही है। तो दोस्तों इसमें दोनों ही ऑब्जेक्टिव सही हैं और कोई सा भी गलत नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनती है। जो ग्राम सभा वो ग्राम पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। ये भी बात सही है। एक गांव में, इसमें असत्य पूछा दोस्तों, एक गांव जो बनती है ग्राम सभा जो वयस्क मतदाता उनसे मिलकर बनी है, और एक गाँव में, एक ग्राम पंचायत में या ग्राम सभा में एक गाँव से ज़्यादा भी गाँव हो सकते हैं। यानी गांव के प्रत्येक व्यक्ति, जो गांव का व्यक्ति उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होने पर वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। यानी जिस व्यक्ति की 18 वर्ष आयु ज़्यादा है वो ग्राम सभा में जो चुनाव होता है उसमें वोट डालने का अधिकार रखता है और ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। दोस्तों दोनों ही बातें सही हैं और ये कोई सा भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 46वां, तो ग्राम पंचायत जो पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहा जाता है? दोस्तों पंचायत समिति के ऊपरी स्तर को बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है जिला परिषद। क्या बोला जाता है? जिला परिषद या पंचायत। दोस्तों 3 स्तर होते हैं ग्राम पंचायती राज व्यवस्था में, जिसको एक ग्राम सभा बोला जाता है, दूसरी क्षेत्र पंचायत, तीसरी होती है पंचायत समिति या जिला परिषद। तो पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को पंचायत, जिला पंचायत या जिला परिषद बोला जाता है। पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान 243 सी में दिया गया है।
दोस्तों पंचायतों की जो स्ट्रक्चर है यानी संरचना के बारे में जो प्रावधान है 243 सी में दिया गया पंचायती राज व्यवस्था की संरचना के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों 47वां क्वेश्चन है, ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों ग्राम सचिव की नियुक्ति जो करी जाती है वो राज्य सरकार के द्वारा है। बीपीओ की नियुक्ति जो की जाती है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज विषय किस सूची में आता है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो सूची में आता है वो राज्य सूची में आता है। किसमें? राज्य सूची में आता है। पंचायती राज विषय राज्य सूची में आता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था। कौन सा भाग 9 जोड़ा गया था? और 16 जो इसमें तो 243 से 243 तक जोड़ी गई थी और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दोस्तों तो कितने राज्य सूची का विषय है पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज जो प्रतिनिधित्व करता है वो शक्ति का विकेंद्रीकरण और लोगों की भागीदारी और सामुदायिक विकास की जिम्मेदारी की तीनों का जो प्रतिनिधित्व करता भारत जो पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पंचायती राज शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी और सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन को क्या का कारण था। गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था। तो दोस्तों तो क्या कारण था? तो दोस्तों विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। दोस्तों विकेंद्रीकरण जो का उद्देश्य क्या होता है? जो लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यही कारण था महात्मा गांधी लोग भी पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में थे। अगला ये 3 क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषयों में घोषित किया गया था। तो दोस्तों किस अधिनियम द्वारा जो घोषित किया स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया था? वो दोस्तों 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय के रूप में घोषित किया गया था 1935 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पंचायतों नगर पालिकाओं 73-74 संविधान संशोधन प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों जब 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, भाग 9 जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था, तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों ये सब संविधान संशोधन हुए थे 1992 में। तो उसमें कौन सरकार थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे भारत के देश के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिकाओं से, किससे? नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं से 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। और भाग 9 जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिला को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों पहला राज्य जो महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहा है वो है बिहार। कौन? बिहार ने महिलाओं को चुनाव में 50% आरक्षण देने की बात की है। तो दोस्तों ये पहले पार्ट में 54 क्वेश्चन हो गए। कितने? 54 क्वेश्चन हो गए। अगले पार्ट में बात करेंगे 54 से आगे यानी 55वें क्वेश्चन से अगले पार्ट में बात करने वाले। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित दोस्तों 65 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 65 क्वेश्चन आएंगे 65 नंबर के। और सभी इस 1500 इस जो बुक है इसमें 1532 क्वेश्चन दिए हैं। कितने? 1532 क्वेश्चन दिए हैं। और दोस्तों रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट है। रिवीजन के लिए ये बेस्ट बुक है। और 1532 क्वेश्चन से लगभग आपके 5000 क्वेश्चनों की जो थ्योरी है उसकी तैयार होती है आपके लिए। वो 5000 क्वेश्चनों की थ्योरी तैयार होती है। दोस्तों अगेन एक बार वो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।